अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स। कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स क्या होता है? कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स कहते हैं कि जब हमने पहले बात की थी कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वो प्रेशर होता है जो लंग्स को इन्फ्लेट करके रखता है, ठीक है? अब कॉम्प्लियंस ऑफ लंग ये है कि जब हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को बढ़ा दें, जब हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाते जाएँ तो लंग्स कितना एक्सपेंड कर सकता है, लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो एक्सटेंड कर सके, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लियंस, ठीक है? यानी कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बढ़ा दिया ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को, तो एयर का जो लंग है उसका एयर वॉल्यूम कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लियंस। तो जो नॉर्मली लंग की कॉम्प्लियंस है वो 200 मिलीलीटर ऑफ एयर पर 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। यानी जब हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बढ़ाएँगे, तो लंग की ये एबिलिटी है कि वो 200 मिलीलीटर ऑफ एयर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जो कॉम्प्लियंस हमने पढ़ लिया, अब कॉम्प्लियंस पे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं? पहली चीज़ आ जाएगी इलास्टिक रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ लंग्स, यानी कि कितनी एक लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो रिक्वायल हो जाए, ठीक है? अब हम कॉम्प्लियंस तो कहते हैं इसको है कि ट्रांसफर कि उसको हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है? अब एक चीज़ जो उसको डिफ्लेट कर रही है तो ऑब्वियसली वो उसकी कॉम्प्लियंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर इलास्टिक रिक्वायल बढ़ गई, उसका रिक्वायल होने की फ़ोर्स बढ़ गई लंग्स की, तो उसकी कॉम्प्लियंस कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होती है तो एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब उनमें वो इन्फ्लेटेड नहीं रहते, ठीक है? तो लंग भी अल्टीमेटली क्या कर जाता है, कोलैप्स करेगा। तो इस वजह से ये भी इन्वर्सली रिलेटेड हैं कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स के। कॉम्प्लियंस में बेसिकली हमें यही देखना है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम लंग्स के अंदर आ सकता है और कितना ज़्यादा एक्सटेंड रह सकते हैं लंग्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो इसकी एक्सटेंड होने की कैपेबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब दूसरी बात ये है कि इंस्पायरेशन में हमारे जो लंग्स हैं उनकी कॉम्प्लियंस कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेशन। इन दोनों उसकी वजह से एक इलास्टिक रिकॉइल फोर्स और सरफेस टेंशन कॉम्प्लियंस को कम करते हैं, तो इंस्पायरेशन में इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब इंस्पायरेशन हो रही होती है स्टार्ट में, तो अगर इलास्टिक रिकॉइल फोर्स ऑफ लंग्स ज़्यादा है हमारे पास, तो जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, ठीक है? वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, तो इंस्पायरेशन के स्टार्ट में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम इनको एक्सपेंड कर सकें। दूसरी बात है कि जब इंस्पायरेशन से पहले एल्वियोलाई समझें कि ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है? अब उनके जो अंदर की वॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियोलाई है, ये इंस्पायरेशन से पहले, एक्सपायरेशन के बाद उसने इन्फ्लेट हो जाना है। तो उससे पहले ये इस फॉर्म में पड़ी है। तो इसके ऊपर जो इसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हैं। तो ये हम जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इससे क्या रिलेशन है। तो हम अभी बेसिकली हमें ये याद रखना है कि जब इंस्पायरेशन होती है तो स्टार्ट में इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स कंडक्टेड फॉर्म में पड़े होते हैं, जिस वजह से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उनको इन्फ्लेट करने में, और दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी सरफेस ऑफ एल्वियोलाई के ज़्यादा करीब पड़े होते हैं, इस वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो शुरू में जब इंस्पायरेशन के स्टार्ट से पहले उसको इन्फ्लेट करने में ज़्यादा फोर्स लगती है, इस वजह से कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स कम होती है इन 2 फैक्टर्स में। फिर हम ये कहते हैं कि अगर हम सलाइन सॉल्यूशन डालें, यानी कि हमने लंग्स को फिल कर दिया है सलाइन सॉल्यूशन से, तब इन 2 फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स और सरफेस टेंशन। जब हमने सलाइन सॉल्यूशन डाल दिया, तो अच्छा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है? फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सही तरह से समझ सकेंगे। अगर हम देखें कि सरफेस टेंशन अब बेसिकली क्या है? सरफेस टेंशन और सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सरफेस टेंशन ये है कि जब हमारे पास एयर फ्लूइड इंटरफेस होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये सारा फ्लूइड इसमें पड़ा हुआ है और ये एक्सपोज़ है एटमॉस्फेयर में, ये एक्सपोज़ है। ये हमारे पास आ गया एक फ्लूइड, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज़ है, तो ये फ्लूइड की सरफेस आ गई और इसके ऊपर हमारे पास एयर है, ठीक हो गया? जब हमारे पास एयर फ्लूइड इंटरफेस होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या किसी भी फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पर, उस फ्लूइड की सरफेस पर, वो आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है? ये उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जब एयर और फ्लूइड का इंटरफेस होगा, तो जो सरफेस पे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मज़ीद इंटरेक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आपस में करीब आ जाएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत हो जाएंगी और जो सरफेस है उसमें एक टेंशन सी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये हमने जनरली कहा कि सरफेस टेंशन क्या होती है। बेसिकली जब हमारे पास एक एयर फ्लूइड इंटरफेस होता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं और सरफेस पर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये एल्वियोलाई में किस तरह से आएगी सरफेस टेंशन? अब हमारे पास है ये एक एल्वियोलाई, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इनर सरफेस है, तो इसकी इनर सरफेस के ऊपर फ्लूइड की एक लेयर होती है, ठीक है? फ्लूइड की एक लेयर होती है। अब यहाँ से आनी है एयर,
ठीक है। यहाँ से जब एयर आएगी, इस जगह में होगी एयर और यहाँ हमारे पास फ्लूइड की एक लेयर आ गई, तो हमारे पास एक एयर फ्लूइड इंटरफेस बन गया। अब एयर फ्लूइड इंटरफेस बन गया। अब ये जो इधर मॉलिक्यूल है फ्लूइड के, वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन शुरू कर देंगे। जब फ्लूइड के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो एल्विलाई है वो भी आपस में, फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, सही है। तो ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो एल्विलाई भी कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, सही है। जब वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एल्विलाई कंट्रैक्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से एल्विलाई कोलैप्स होगा, ठीक है। तो हमने क्या इधर पता किया, इधर हमें ये पता चला कि जब सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, सही है। जब सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो गई, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ गए, तो सरफेस टेंशन के इंक्रीज़ होने से एल्विलाई कोलैप्स करेगा, ठीक हो गया। अब इधर तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो सरफेस टेंशन को कम कर देती है, ठीक है। सरफेस टेंशन का तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था कि हमारे एल्विलाई कोलैप्स कर रहे थे। अब सर्फेक्टेंट क्या करेगा? सरफेस टेंशन को कम करेगा, जिसकी वजह से एल्विलाई कोलैप्स नहीं होंगे। अब इनको प्रोड्यूस कौन करता है? एल्विलाई के अंदर टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास लिपोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, साथ इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। लिपिड में हमारे पास ये मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लिपिड में, प्रोटीन में और साथ मिनरल में आ जाएगा कैल्शियम। अब इसका फंक्शन क्या है? हमने बात की कि सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है। किस तरह से डिक्रीज़ करता है? अब जो हमारे पास ये फ्लूइड है, जो फ्लूइड की एक मेम्ब्रेन है एल्विलाई की इनर वॉल्स पर, उसके अंदर ये सर्फेक्टेंट पार्शली डिज़ोल्व हो जाता है, पार्शली डिज़ोल्व होता है, टोटली डिज़ोल्व नहीं होता। तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स को ये अपने साथ इंटरैक्ट कर देता है और बाकी जो सर्फेक्टेंट है वो पूरी एल्विलाई की वॉल पर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता और जो फ्लूइड की लेयर है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, तो जो फ्लूइड की आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको तोड़ता है, उनको कम कर देता है, तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगी, एल्विलाई कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि नॉर्मली अगर हम प्योर वाटर से सरफेस टेंशन देखें, प्योर वाटर की सरफेस टेंशन होती है 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। जो एल्व्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, वो हमने वाटर की बात की। एल्व्यूलर फ्लूइड में अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो 50 डाइन्स पर सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर उसके अंदर सर्फेक्टेंट मौजूद हो तो 50 से सर्फेक्टेंट उसकी सरफेस टेंशन को 5 to 30 तक ले आता है, यानी कि कम कर देता है। तो ये काम है सर्फेक्टेंट का। अभी हमने सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पीछे अपने पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। पीछे जो हमने देखा था कि ये वाला एक पॉइंट था, ठीक है, और एक हमने ये चीज़ देखनी थी। इलास्टिक कोलेजन की तो समझ आ गई कि वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, तो इंस्पायरेशन के शुरू में उनको एक्सपेंड करना मुश्किल होता है, इस वजह से कॉम्प्लियंस कम होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास हमने अभी देखा कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ एल्विलाई पे हैं, जब इंस्पायरेशन अभी नहीं हुई तो वो आपस में करीब हैं, तो वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से वो इस तरह एल्विलाई जो है उसको एक्सपेंड करना मुश्किल होगा, यानी कि उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लियंस कम हो जाएगी। तो यही बात जो हमने इधर देखी थी, ये भी अब समझ आने लगी कि किस तरह सरफेस टेंशन की वजह से एल्विलाई कोलैप्स करते हैं, लंग को एक्सपेंड करने में मुश्किल होती है, इस वजह से सरफेस टेंशन का नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं कि सलाइन सोल्यूशन में क्या होगा। अगर हमारे पास लंग्स हैं, उनको हमने फिल कर दिया है सलाइन सोल्यूशन से, ठीक है, सलाइन सोल्यूशन इसमें डाल दिया। इसका ये मतलब कि जो हमारे पास एक एल्विलाई की अगर हम बात करें, ये इसका फ्लूइड था और इस जगह पे सारा सलाइन सोल्यूशन आ गया है। अब जब सलाइन सोल्यूशन आ गया तो वो जो सरफेस टेंशन वाली है बात, वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे पास एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं है। कोई एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं है तो सरफेस टेंशन की तो बात ही निकल गई। सरफेस टेंशन तभी प्रोड्यूस होगी जब एयर फ्लूइड इंटरफेस आएगा। जब इधर हमने इसको सलाइन सोल्यूशन से भर दिया एल्विलाई को, तो एयर फ्लूइड इंटरफेस ही नहीं बनेगा, तो जो कॉम्प्लियंस है उस पर सरफेस टेंशन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ इलास्टिक रिकॉइल का पड़ेगा। अब पहले हमारे पास 2 फैक्टर्स थे जो कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स को कम कर रहे थे, अब हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर है जो इसको कम करेगा। इस वजह से सलाइन सोल्यूशन में लंग्स की कॉम्प्लियंस बढ़ जाएगी। सही हो गया।